Good morning students. Today we are going to start second chapter, that is Indian economy 1950 to 1990. ये सेक्शन बी का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, और इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें बेसिकली आपको 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स पढ़ना है। यानी प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, इंडिया में प्लान क्यों बनाया गया था, उनके गोल्स क्या हैं और क्या क्या हमने अचीव किया, ये सब हम पढ़ेंगे। और अभी तक के जितने भी 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं वो सारे प्लान्स के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का ऑलमोस्ट पार्ट आप में से सारे बच्चे जानते हैं क्योंकि सभी 10th पास करके आए हैं, और हमने 10th में प्लानिंग के बारे में और 12 5 ईयर प्लान के बारे में ब्रीफ में पढ़ा था। इसमें हम 11th क्लास के अंदर इसको हम थोड़े एक्सप्लेनेटरी वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। द प्रीवियस चैप्टर concluded that the economy that we inherited from the British was backward and stagnant. Agriculture was the principal source of subsistence for the bulk of population. Secondary and tertiary sector of economy were relatively insignificant. A large percentage of population was reeling under abject poverty. Life expectancy was extremely low. Life in general was driven by the instinct to survive, lacking any initiative to grow and prosper. Could such an economy be left to the market force of supply and demand to trace its own path of growth and development? Could the leaders of the nation simply watch what the producer desired to produce and what the consumer desired to consume? देखो बच्चों, हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी और बहुत बैकवर्ड और पिछड़ी हुई थी, और एग्रीकल्चर हमारा बेसिक था, और पॉवर्टी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये सब बहुत ख़राब, मतलब पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ख़राब थी। अब हमारे सामने इंडियन इकोनॉमी के सामने जब हम 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब हमें फ्रीडम मिली तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। वही आपकी बुक के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। अब मैं ये लाइन टू लाइन आपको समझाती चल रही हूँ, जो आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पर्सनल नंबर पे पूछ लेंगे। ऑन द 15 अगस्त 1947 इंडिया वोक टू अ न्यू डाउन ऑफ फ्रीडम। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ था। न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का नया प्रभात, न्यू डॉन कहते हैं नए सवेरे को, ठीक है, सुबह जो होती है। फाइनली वी वर मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी आफ्टर सम 200 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल। फाइनली का मतलब होता है अंततः। 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने क्या बन गए थे, भाग्य के विधाता बन गए थे। मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, यानी हम अपने भाग्य के खुद मास्टर बन गए थे, विधाता बन गए थे 200 सालों बाद। द जॉब ऑफ अ नेशन बिल्डिंग वॉज नाउ इन आवर ओन हैंड। अब हमारे सामने क्या था, अपने देश का निर्माण करना अब हमारे खुद के हाथों में आ गया था। जॉब का मतलब है अपने देश के निर्माण कार्य हमारे खुद के हाथ में आ गया था। द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू डिसाइड अमंग अदर थिंग। और जो भारत के नेता लोग थे या जितने भी स्वतंत्र भारत के जितने भी जागरूक नेता थे वो
अन्य बातों के साथ साथ ये भी ध्यान रख रहे थे कि देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली हमारे लिए एप्रोप्रिएट रहेगी। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना आप। द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के नेता जो थे, हैड टू डिसाइड कर रहे थे अमंग अदर थिंग्स, अन्य बातों के साथ साथ, द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मोस्ट सूटेबल फॉर आवर नेशन। आपको मालूम है, आप सारे बच्चों को, क्योंकि आप सभी इंटेलिजेंट हैं, बहुत शार्प माइंडेड है, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कौन सा सिस्टम कंट्री में प्रेवलेंट है या एक्टिवेट किया जाए। 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो उस समय जब हम आज़ाद हुए तो हमको ये पता नहीं था कि हम कौन सी इकोनॉमी को अपनाएं। तो जितने भी इंटेलिजेंट लीडर्स थे, जिनके हाथ में देश का भाग्य था, भविष्य था, उन लोगों ने क्या किया था कि कौन से सूटेबल इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाएं। अ सिस्टम विच वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रादर दैन अ फ्यू, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कुछ चीज़ों को ही प्रमोट नहीं करे, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, बल्कि ऑल थिंग्स को प्रमोट करे, यानी सारे समाज का कल्याण करे, ऐसे थिंग की हमें ज़रूरत थी। 3 आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ये मैंने आपको अभी बताया है, और आपकी बुक में जो बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर ये दे रखा है कि कितने तरीके की इकोनॉमी होती है। तो 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, और उसके आगे आप नोट्स जब बनाएंगे तो उसमें आप लिखेंगे 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सी बॉक्स 2.1 दे रखा है ना आपके, इसमें आपको देखना है 2.1 में आपके इकोनॉमी के बारे में दिया हुआ है। सोशलिज्म अपील्ड टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट। जवाहरलाल नेहरू को अंडरलाइन कर लीजिए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और उस समय जब देश आज़ाद हुआ था ये प्रोमिनेंट लीडर थे। तो इन्होंने उस समय किस इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा पसंद किया था? वो था सोशलिज्म। However, he was not a favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union. लेकिन इन्होंने उस तरीके के सोशलिज्म को प्रमोट नहीं किया जो उस समय सोवियत यूनियन के अंदर था। सोवियत यूनियन में बच्चों क्या है कि जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज वगैरह है या प्रोडक्शन जो है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं दी गई है। वेयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ ऑल द फैक्ट्रीज एंड फर्म्स इन द कंट्री वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। समझ आ गया? इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि वहाँ पर कैसा सोशलिज्म है। वहाँ ऑल द फैक्ट्रीज एंड फर्म्स इन द कंट्री वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता। देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। पंडित नेहरू का ये मानना था कि ये भारत के लिए पॉसिबल नहीं है। भारत में जो हम डेमोक्रेसी का मॉडल लागू करेंगे उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो सके। द गवर्नमेंट टू change the ownership pattern of land and other properties of its citizen in the way that it was done in the former Soviet Union। इसीलिए हमारे देश में जो डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट की गई या करी जाएगी उस समय, उसमें कुछ सेक्टर को हम प्राइवेट फर्म के अंदर मानेंगे, ऐसा पंडित नेहरू का मानना था। सोवियत यूनियन की तरह हर फर्म, हर फैक्ट्री, हर प्रोडक्शन को हम गवर्नमेंट के अंडर में नहीं करेंगे। एंड मैनी अदर लीडर्स एंड थिंकर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया सॉट एंड अल्टरनेटिव टू द एक्सट्रीम वर्जन्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब हमारे देश में सिर्फ पंडित नेहरू ही तो थे नहीं, दूसरे भी लोग थे। तो उन्होंने क्या किया था कि उन लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे थे, यानी नेहरू के साथ साथ स्वतंत्र भारत के और अन्य जो नेता थे उन लोगों ने भी नए भारत के अंदर पूंजीवाद और समाजवाद के अलावा
कि ना तो हम पूरी तरह से कैपिटलिज्म को अपनाएंगे और ना ही हम पूरी तरह से सोशलिज्म को अपनाएंगे। तो फिर हमें क्या अपनाना पड़ेगा? खिचड़ी व्यवस्था को अपनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कुछ सेक्टर में हम सोशलिस्टिक हों और कुछ सेक्टर में हम प्राइवेटिस्ट यानी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करें। ऐसा लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया था। फिर बेसिकली sympathizing with the socialist outlook, they found the answer in an economic system which in their view combined the best। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इन सब ने ये सोचा कि ना तो एक्सट्रीम सोशलिज्म होना चाहिए, सारा कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में हो, ये भी सही नहीं है, और सारा कुछ कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर में हो, ये भी सही नहीं है। तो उन्होंने एक कंबाइंड मॉडल को बेस्ट माना और इन्होंने क्या किया, जो बेस्ट फीचर्स थे दोनों के, उनको एक नए मॉडल में इम्प्लीमेंट कर दिया। द बेस्ट फीचर ऑफ सोशलिज्म विदाउट इट्स ड्रॉबैक्स, यानी इसकी कमियों को छोड़ दिया। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। इसको आप अंडरलाइन कर लें। इंडिया के अंदर कौन सी तरीके की इकोनॉमी को अपनाया गया था? सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, यानी प्राइवेटाइजेशन भी था, लेकिन साथ साथ में डेमोक्रेसी को भी बहुत ध्यान दिया गया था। द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जो प्लानिंग के साथ बनाई गई, और सरकार अर्थ क्या करेगी? इकोनॉमी के लिए प्लान बनाएगी जो प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्रमोट करेगा। तो इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि हमारा जो ये मॉडल बन के तैयार हुआ वो अपने आप में बहुत यूनिक मॉडल बन के तैयार हुआ था, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी फर्स्ट टाइम इंडिया में बनाई गई थी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को लागू करने की कोशिश की गई थी। अब आपकी बुक में जो बॉक्स 2.1 दिया गया है उसमें इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप दिए गए हैं, तो इसके अंदर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बातें पढ़नी है। अब आप इकोनॉमिक्स को एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट नए तरीके से पढ़ रहे हैं, तो हर लाइन हर वर्ड को बड़े केयरफुली देखना है बच्चों आपको। एवरी सोसाइटी हैज़ टू आंसर 3 क्वेश्चन। कोई भी समाज हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट हो, सबके पास एक कॉमन 3 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। बच्चों, जब हम घर में खाना बनाते हैं तब भी हम ये सोचते हैं ना, सबसे पहले क्या सोचते हैं? हम क्या बनाएं। या फिर आप बिल्डर हो तो हाउस बिल्ड करने से पहले आप यही तो सोचते हो कि आप घर को क्या बनाओ, घर बनाओ, स्कूल बनाओ, प्लेग्राउंड बनाओ, क्या बनाओ। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में या किसी कंट्री में क्या आता है? कौन से गुड को बनाएं और कौन से सर्विस को क्रिएट करें। सेकंड है हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस। फिर उस गुड और सर्विस को हम कैसे बनाएं। जैसे हम क्या बनाएं, तो मान लो भिंडी बनाएं, अब उस भिंडी को भर के बनाएं या काट के बनाएं। हाउ आ गया ना, कैसे बनाएं। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आता है हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। अब जो सामान हमने बनाया है उसको हम गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करें या अमीरों में डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी 3 प्रॉब्लम है, और इन 3 प्रॉब्लम को हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, और ये 3 क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर लें। यही इकोनॉमी के या किसी भी अर्थव्यवस्था के, किसी भी कंट्री के, किसी भी सोसाइटी की ये 3 ही समस्याएं होती हैं, इसलिए इन्हें केंद्रीय समस्याएं या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस, यानी क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। One answer to these questions is to dependent on the market force of supply and demand।
इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म। अब बच्चों अभी तक तो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी को हम कैपिटलिज्म कहते हैं, कौन सी को सोशलिज्म कहेंगे और कौन सी इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे, अब हम ये पढ़ रहे हैं। समझ तो आ रहा है ना आपको कि आप क्या पढ़ रहे हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपिटलिज्म। ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। लाइन टू लाइन नोट्स बनाते समय आप नेट से भी सर्च करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये बुक की ही लाइनें अंडरलाइन कर लें, उसमें से लिख लेना। वन आंसर टू दीज क्वेश्चन इज़ टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म। अब इसको आप अंडरलाइन करें और यहाँ पे आपको नोट्स बनाते समय लिखना है अनदर नेम ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म का हम अनदर नेम क्या कहेंगे, मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, मार्केट इकोनॉमी। ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस दैट आर इन डिमांड, that is goods that can be sold profitably either in the domestic or in the foreign market। मतलब जिसमें जिस इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस किया जाता है डिमांड के अकॉर्डिंग, और जो प्रोड्यूसर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है उसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना। उसमें सोशल वेलफेयर को वो ध्यान में नहीं रखता, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखता है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या फॉरेन मार्केट हो। तो आप बच्चों यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैपिटलिज्म, फिर कैपिटलिज्म के ब्रैकेट में या ऑब्लिग लगा के आप लिख लेंगे मार्केट इकोनॉमी, अनदर नेम हो गया। फिर उसके बाद आप कैपिटलिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे या इसका मीनिंग, तो आप यहाँ फॉरेन मार्केट तक लिखेंगे। फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ कार्स आर इन डिमांड कार्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इफ़ बाईसाइकिल आर इन डिमांड बाईसाइकिल विल बी प्रोड्यूस। जिसकी मार्केट में डिमांड होती है उसी चीज़ को बनाया जाता है, इसलिए इसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। इफ़ लेबर इज चीपर दैन कैपिटल मोर लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज्ड एंड वाइस वर्सा। अब बच्चों देखो, ये जो प्रोडक्शन होता है इसके अंदर दो तरीके की टेक्निक अपनाई जाती है। इसे हम लिट और सिट के नाम से जानते हैं। लिट LIT, L फॉर लेबर, I फॉर इंटेंस और T फॉर टेक्निक। मतलब जब काम मैनुअली किया जाता है, आदमी हाथों से करता है, उसे हम लेबर इंटेंस टेक्निक कहते हैं। और जब काम मशीनों से किया जाता है उसे हम कैपिटल इंटेंस टेक्निक कहते हैं। कैपिटल का मतलब मशीनरी, टूल्स होती है, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था। तो अब आप समझ गए कि अगर लेबर सस्ता है और मशीनें महंगी है तो लेबर के मेथड से प्रोडक्शन किया जाएगा, और वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा, अगर मशीन सस्ती है तो मशीनों से क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। इसका मतलब है कैपिटलिज्म का बेसिक जो गोल एम होता है वो होता है कॉस्ट को कम करना और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना, और मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है, इसीलिए इसे मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। In a capitalist society, the goods produced are distributed among people not on the basis of what people need, but on the basis of purchasing power. अब इसमें क्या होता है कि आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ को देखकर समाज कल्याण यानी सोशल वेलफेयर इनका एम नहीं है, तो यहाँ पर गुड्स को किस क्राइटेरिया से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग। यानी जिस सोसाइटी में पैसा ज़्यादा होता है उस सोसाइटी की ओर ही इस तरीके की इकोनॉमी का फोकस होता है। द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें क्षमता है कि वो खरीद सके सामानों को। दैट इज़ वन हैज़ टू हैव द मनी इन द पॉकेट टू बाय इट। Low cost housing for the poor is much needed but will not count as demand in the market sense because the poor do not have the purchasing power to back the demand। समझ गए अब आप कि गरीब आदमी की ज़रूरत को नहीं ध्यान में रखा जाता क्योंकि उसके पास जेब में पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर उसकी लो है, इसलिए इसमें
उस आदमी की ज़रूरत को ध्यान में नहीं रखा जाता है जिसके पास पैसा नहीं है। एज अ रिजल्ट द कमोडिटी विल not be produced and supplied as per market force. Such a society did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, for it meant that the great majority of people of the country would be left behind without the change to improve their quality of life. A socialist society answered the three questions in a टोटली डिफरेंट मैनर। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाएंगे तो हमारी कंट्री का पुअर सेक्शन क्या रहेगा, इससे बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा या उनको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट किया। और उस सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये 3 क्वेश्चन जो हमने ऊपर पढ़े थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड वूम टू प्रोड्यूस, या किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसका आंसर दूसरी तरीके से दिया। ठीक है बच्चों, अब मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ कि ये जो 3 क्वेश्चन थे ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे आंसर दिए जाते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इसके लिए आपने पढ़ा कि इसमें प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, मार्केट डिमांड के आधार पर। जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है उसी गुड्स को बनाया जाता है, चाहे वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती हो या नहीं करती हो। फिर सेकंड क्वेश्चन था हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, तो उसमें मैंने आपको लिट और सिट पढ़ाया कि अगर लेबर सस्ता है तो लेबर यूज़ की जाएगी, और अगर कैपिटल मशीनरी टूल्स वगैरह सस्ते हैं या चीप हैं तो उनको यूज़ किया जाएगा। तो अब समझ गए आप क्या अपनाएंगे और कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सामानों का और सर्विसेज का, तो वहाँ किया जाएगा जहाँ परचेजिंग पावर होगी या जिस सोसाइटी के जिस सेक्शन के पास पैसा होगा। आज आपको ये समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन क्या था इस चैप्टर का और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में कैपिटलिज्म किसे कहते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक